हाय, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक साइलेंट किलर है। ये धीरे ही धीरे आपको अंदर ही अंदर मार देगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कंपटीशन की बात कर लो, चाहे कॉलेज थ्योरी एग्जाम्स की बात कर लो, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको एंड तक देखना है। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मॉर्फोलॉजी कवर करेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और लैब डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो, माइको का मतलब होता है फंगस लाइक या वैक्सी। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? एकदम वैक्सी होती है, फंगस लाइक होती है। ठीक है, तो माइको का मतलब हो गया। माइकोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा, तो माइकोलॉजी वर्ड जो हम पढ़ते हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, माइको का मतलब ही होता है फंगस। ठीक है, तो इसकी अपीयरेंस फंगस की जैसी होती है, वैक्सी होती है, दैट्स व्हाई इसको माइको बोलेंगे। बैक्टीरियम का मतलब हो गया इट्स अ जर्म, या फिर आप कह सकते हो बैक्टीरिया। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस का मतलब हो गया ट्यूबरकल या फिर स्मॉल लम्प्स। इस बैक्टीरिया की वजह से आपके लंग्स के अंदर छोटे छोटे से ऐसे लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकल, ट्यूबरक्लोसिस वर्ड आया आपके ट्यूबरकल से, जिसका मतलब होता है स्मॉल लम्प्स। तो ओवरऑल इसका मतलब हो गया एक ऐसा डिजीज है जो आपके लंग्स के अंदर स्मॉल लम्प्स बना लेता है। ठीक है, छोटे छोटे से ऐसे लम्प्स बना लेता है ऐसे। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में माइको का मतलब होता है फंगस लाइक, बैक्टीरियम का मतलब होता है बैक्टीरिया, और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है ट्यूबरकल। ठीक है, तो इट्स अ वैक्सी कवर्ड जर्म। ये एक वैक्सी लेयर से कवर्ड एक जर्म होता है। इसकी जो लेयर होती है वो माइकोलिक एसिड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसलिए इसको वैक्सी बोला गया है, जो कि डिजीज कॉज करता है आपके लंग्स में, और वहां पर ये स्मॉल स्मॉल लम्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस वर्ड का मतलब ये हुआ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। इसका अपीयरेंस कैसे होता है। तो इस बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। जो आपको आपकी स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ना, कुछ इस तरीके से। इसकी शेप आपकी रॉड शेप बेसिलस होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, देखो एक रॉड के जैसी शेप है। ये बैक्टीरिया आपको ऐसे दिखेगा। जनरली ये बैक्टीरिया सिंगल में पाए जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल स्टिक और टाइनी रॉड। छोटी छोटी रॉड्स की तरह, या छोटी छोटी माचिस की तिल्ली होती है ना, स्टिक्स वगैरह, वैसे दिखती है। ठीक है, शेप इसकी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। लेंथ में 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। ब्रिथ की बात करें तो 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, या फिर आप इसको म्यूमीटर भी बोल सकते हैं। इतने छोटे होते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। सेल वॉल की बात करें तो बहुत ही थिक और वैक्सी होती है, क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, इसी लेयर की वजह से ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। ड्राई होने से ये लेयर इस बैक्टीरिया को बचाती है, और बहुत सारे केमिकल से भी इसको बचाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसिड फास्ट बेसिलस। ये बैक्टीरिया आपका एसिड फास्ट बेसिलस होता है। ठीक है, जिसको AFB बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट लूज कलर व्हेन एन एसिड इज यूज्ड ड्यूरिंग स्टेनिंग। मतलब कि अपना कलर नहीं छोड़ता है। मतलब इस बैक्टीरिया को आप कोई कलर दे दोगे तो वो कलर नहीं छोड़ेगा स्टेनिंग के दौरान। ठीक है, क्योंकि ये एसिड फास्ट होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का मतलब होता है जिनको स्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो लेयर होती है वो माइकोलिक एसिड की बनी हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद में ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये खुद से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास खुद का फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया मूव करता है। ये बैक्टीरिया नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, मतलब ये कोई भी स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये स्ट्रिक्टली एरोब्स होते हैं। ठीक है, एरोब्स का मतलब होता है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये लंग्स को प्रेफरेंस देते हैं हमारी बॉडी में आने के बाद। ठीक है, अरेंजमेंट की बात अगर हम करें तो ये सिंगल भी हो सकते हैं, कभी कभी स्मॉल ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही ईजी है। आप साथ ही साथ में इसके नोट्स बना सकते हो। उसके बाद कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये बैक्टीरिया ऐसा है कि सिर्फ स्पेशल मीडियाज पे ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एरोबिक होता है। डज नॉट ग्रो ऑन नॉर्मल अगार पेड़। नॉर्मल अगार पेड़ पे ग्रो नहीं करता। तो जो बेस्ट मीडिया इसके लिए यूज होता है वो है लेवेंस्टीन जेंसन मीडिया, जिसको इन शॉर्ट अपन LG मीडिया बोलते हैं। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से मीडिया पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अच्छे से ग्रो करता है, तो LG मीडिया पे ग्रो करता है। LG मीडिया पे ग्रो तो करता है, पर उसका अपीयरेंस कैसा होता है? उस मीडिया के ऊपर एकदम रफ होता है, टफ होता है और बफ होता है। बफ का मतलब होता है इसका क्रीमी टेक्सचर होता है। ठीक है, सरफेस इसका रिंकल्ड होता है और फोल्डेड होता है।
ये बिल्कुल ड्राई दिखते हैं, स्मूथ नहीं दिखते और सरफेस इसका रफ और अनइवन होता है। तो कुछ इस तरीके से ये बैक्टीरिया जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं ना। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ एल्जी मीडिया की बात करें। एल्जी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी कंपोजिशन के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या किन-किन चीज़ों से मिलके एल्जी मीडिया बना हुआ है। सबसे पहले एग होता है, ठीक है? हेन एग वगैरह इसमें होता है। क्यों? क्योंकि एग की वजह से ये इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि फैट्स एंड मिनरल्स, और इस मीडिया को सॉलिड बनाने में ये हेल्प करता है। इसमें मेलेकेनाइट ग्रीन प्रेज़ेंट होता है। ये क्या होता है? ये कंटामिनेशन से बचाता है। कैसे? जो मेलेकेनाइट ग्रीन होता है ना, बेसिकली ये इस मीडिया में प्रेज़ेंट होता है, जो आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अलावा जितने भी बैक्टीरिया होंगे, उन सबको ये किल कर देगा, सो दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस पे अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है? इस मीडिया पे मिनरल सॉल्ट्स प्रेज़ेंट होते हैं, मतलब ये हेल्प इन स्लो स्टेडी ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मिनरल सॉल्ट्स वही ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। स्टेडी ग्रोथ मतलब एक सी ग्रोथ कराने में, और धीरे-धीरे ग्रोथ करवाएगा और अच्छी ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। इसमें ग्लिसरॉल प्रेज़ेंट होता है। ग्लिसरॉल इज़ अ ग्लूकोज़ व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है? तो एनर्जी सोर्स के लिए काम करता है और इसकी ग्रोथ को एनहांस करता है। पोटैटो स्टार्च या फिर फ्लावर इसमें प्रेज़ेंट होता है, जो इस मीडिया को सॉलिडिफाई होने में मदद करता है और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो कुछ इस तरीके से आपका एल्गी मीडिया का कंपोज़िशन होता है। उसके बाद में स्लो ग्रोथ, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसकी ग्रोथ आपको बहुत धीरे-धीरे दिखती है, मतलब 2 से 8 वीक्स लग जाते हैं इसकी कॉलोनीज़ को देखने में, ठीक है? क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत धीरे-धीरे डिवाइड करता है, ठीक है? अगर एल्गी मीडिया पे कॉलोनी की अपीयरेंस की बात करें कि भई कैसा दिखता है, तो बिल्कुल रफ दिखेगा, ड्राई दिखेगा, रिंकल्ड दिखेगा और बफ कलर्ड दिखेगा, मतलब कि एकदम व्हाइटिश, क्रीमी, थोड़ा-सा ब्राउनिश, डार्किश ऐसा दिखेगा, ओके? इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ, टफ एंड बफ, ठीक है? ईज़ी टू रिमेंबर। याद करने में बिल्कुल ईज़ी है कि रफ, टफ, बफ करके इसकी कॉलोनीज़ दिखेगी। इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रिक्टली एरोबिक्स होते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ही ग्रोथ के लिए। इसीलिए ये लंग्स को चुनते हैं, क्योंकि लंग्स में आपको पता है मेन रेस्पिरेशन वहीं होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ये बेस्ट ग्रो करता है। उसके बाद में 7 पॉइंट है अदर मीडिया। और कौन-कौन सी मीडिया हम एल्जी मीडिया के अलावा यूज़ कर सकते हैं इसकी ग्रोथ के लिए? सबसे फर्स्ट है मिडल ब्रोक 7H10 या फिर 7H11 अगार, जिसपे इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी-जल्दी होती है। जैसे नॉर्मली इसकी ग्रोथ आपको 2 से 8 वीक्स में दिखती है ना, इसमें और जल्दी होगी। मिडल ब्रोक 7H9 ब्रोथ जो हम यूज़ करते हैं, ब्रोथ का मतलब हो गया वो लिक्विड फॉर्मेट में हो गया, ठीक है? तो यूज़ फॉर लिक्विड कल्चर एंड टेस्ट, तो लिक्विड कल्चर और टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेफ्टी लेवल, ठीक है? मस्ट बी ग्रोन इन बीएसएल लैब 3। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, वो बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब के अंदर ही उसकी ग्रोथ करानी चाहिए या वहीं पर उसका डिटेक्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एयरबोर्न पैथोजन होता है। एयरबोर्न पैथोजन का मतलब है ये हवा के थ्रू फैलता है। अगर किसी पेशेंट को टीबी है और उसने हवा में छींक दिया, खाँस दिया, तो ये बैक्टीरिया तुरंत एयर में आ जाएँगे, और अगर उसी एयर को किसी अदर पर्सन ने इन्हेल कर दिया, तो उससे फिर क्या होगा कि उस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए अगर कोई बंदा इसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा है या इसको डिटेक्ट कर रहा है, उसमें ये फैल सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स के अंदर इसको ट्रीट करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ कि जो बायोसेफ्टी लेवल 3 होती है, एक स्पेशल लैब होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रूल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एयरबॉर्न डेंजरस बैक्टीरिया, ताकि लोगों को एयरबॉर्न डेंजरस बैक्टीरिया से बचाया जा सके। इसमें आप हमेशा मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो और हमेशा कोट वेयर करो। मतलब ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? एयर हमेशा इसमें फ़िल्टर्ड होती रहती है, एचईपीए फ़िल्टर की मदद से। जो लैब के डोर होते हैं वो हमेशा इसमें बंद रहते हैं, और इसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कि टीबी हो गया जो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अब बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। जैसे कि एक नियासिन टेस्ट हम करते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है? कॉम्पिटिशन में ऐसे पूछ सकते हैं कि नियासिन टेस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव देता है, नहीं देता है, कभी-कभी देता है, कभी-कभी नहीं देता है। या फिर कौन-सा टेस्ट है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव देता है? वो होता है नियासिन टेस्ट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फ्री नियासिन का प्रोडक्शन करता है, तो जो फ्री नियासिन प्रोडक्शन होने की वजह से ये माइकोबैक्टीरियम बोवीस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम बोवीस हमेशा
नेगेटिव देगा इस टेस्ट को, लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हमेशा पॉजिटिव देगा। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमेशा पॉजिटिव देता है, क्योंकि ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। यूरिएज टेस्ट हमेशा ये पॉजिटिव देता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यूरिएज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जो कि यूरिया को ब्रेक कर देता है। और कैटालेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव देता है, बट 68 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक हीट स्टेबल कैटालेज है, ठीक है, मतलब हीट से खुद को ये बचा सकता है। हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करने में मदद करता है, दैट्स व्हाई ये कैटालिस्ट टेस्ट कैसा देता है, पॉजिटिव। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है पैथोजेनेसिस, कि कैसे ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आके फैल रहा है या क्या बीमारी ये कैसे कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि बैक्टीरिया एंटर इन द बॉडी। आप जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा, कैसे करेगा? तो हम पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे। सबसे फर्स्ट है बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कैसे करेगा। वरना सिक पर्सन कफ्स, कोई भी बीमार आदमी अगर कफ करेगा, छींकेगा या खांसेगा, ठीक है, तो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट जो हैं वो उसकी बॉडी से बाहर आएगी। मतलब जैसे होता है ना, आप छींकते हो तो थोड़ा थूक आपका या सलाइवा आपका बाहर निकलता है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उनके थ्रू एयर में आ जाएंगे, ठीक है। अब जब कोई एक हेल्दी पर्सन उसी एयर को ब्रीथ करेगा तो ये ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद ये बैक्टीरिया उस हेल्दी पर्सन के लंग्स तक रीच कर लेगा, क्योंकि ये ईजी वे है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है बैक्टीरिया सेटल इन द लंग्स। जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में सेटल करेगा। कैसे? द बैक्टीरिया लैंड्स इनटू द एल्वेलाई टाइनी एयर सैक्स। आपके लंग्स के अंदर सबसे छोटे छोटे सैक्स होते हैं, ठीक है, एयर बैग्स जो होते हैं जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, जहाँ पे मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाके उस एल्वेलाई में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? थर्ड स्टेप है बॉडीज इम्यून सेल्स अराइव। जैसे आपकी बॉडी को पता लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आया है, तो इम्यून सेल्स वहां पहुंच जाएंगे। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, वो फटाफट से वहां पहुंच के इन बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करते हैं। बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बॉडी पे एक वैक्सी कोट होती है माइकोलिक एसिड की, ठीक है, जो इनको बचा लेती है, ठीक है, मरने से इनको बचा लेती है। इंस्टेड द बैक्टीरिया लिव इनसाइड द मैक्रोफेजेस। और ये जो मैक्रोफेजेस इनको मारने के लिए आते हैं, इनको मार तो पाते नहीं है, बल्कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो इन मैक्रोफेजेस के अंदर ही रहने लग जाता है। देखो, ये आपका लंग्स है, लंग्स के अंदर आपके ये रॉड शेप के स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? टीबी बैक्टीरिया। और ये मैक्रोफेजेस वहां गए हैं इनको मारने के लिए। मार तो पाए नहीं, बल्कि वो उसके अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज मोर इम्यून सेल्स गैदर। फिर और इम्यून सेल्स वहां पर आके इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और फिर ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या होता है? हमारी बॉडी और इम्यून सेल्स को भेजती है कहाँ पर? जहाँ पर ये टीबी के बैक्टीरिया आए होते हैं, तो उस इन्फेक्टेड एरिया में हमारी बॉडी इम्यून सेल्स को भेजती है, ठीक है। वहां पे जाके ये बैक्टीरिया के आसपास एक वॉल जनरेट करते हैं। तो इस वॉल को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोमा या फिर ट्यूबरसेल, ठीक है। इनकी वजह से ही छोटे छोटे से लम्प्स बन जाते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि ट्यूबरक्लोसिस वर्ड जो था, ट्यूबरक्लोसिस वर्ड का मतलब होता है ट्यूबरकल, TUBERCLE। इन ट्यूबरकल का मतलब होता है छोटे छोटे से लम्स बन जाना, ठीक है। ये लम्स कैसे बनते हैं? देखो, टीबी के बैक्टीरिया है, इनको आसपास से माइक्रोफेजेस कवर कर लेते हैं, जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना। तो जब ये माइक्रोफेजेस इनको कवर कर लेते हैं तो एक वॉल बना लेते हैं अपने आसपास, एक दीवार खड़ी कर लेते हैं इन मैक्रोफेजेस की। तो इन्हीं को हम ग्रैन्युलोमा बोलते हैं या फिर ट्यूबरकल बोलते हैं। इन्हीं की वजह से छोटे छोटे से लम्स आपको दिखते हैं, ठीक है। लेटेंट टीबी, लेटेंट टीबी का मतलब क्या होता है? इस स्टेज के बाद में स्लीपिंग स्टेज, ये टीबी की स्लीपिंग स्टेज होती है। कैसे? ग्रैन्युलोमा जो एक लेयर बन जाती है, इसके आसपास एक वॉल बन जाती है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया इनएक्टिव बन जाते हैं या फिर स्लीप कर जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? पर्सन में कोई सिम्टम्स नहीं आते सालों तक, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस यहाँ आ तो गए, पर इनको माइकोलिक एसिड और माइकोलिक लेयर की वजह से मार नहीं पाते। और फिर जो टीबी का बैक्टीरिया है वो इसी लेयर का फायदा उठा के इसके अंदर काफी सालों तक चुपचाप सोया रहता है, ठीक है। और ये सही वक्त आने का इंतजार करता है। तो इसको हम बोलते हैं लैटेंट टीबी। लैटेंट टीबी का मतलब होता है जब आपके बैक्टीरिया स्लीपिंग स्टेज पे होते हैं, मतलब वो सो रहे नहीं होते हैं। उसके बाद
इफ इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे कोई स्ट्रेस की कंडीशन में किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गया, एचआईवी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, बुढ़ापा आ गया, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक हुआ हो, ठीक है, तो ये जो वॉल होती है ग्रैन्युलोमा की, ये टूट जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, बैक्टीरिया वापस से एक्टिव होके बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने लग जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया वेक अप एंड मल्टीप्लाई फास्ट। देखो ये लिखा हुआ है ना, कि इम्यून सिस्टम किसी कंडीशन में अगर आपका वीक हो गया है, ठीक है, देखो ये पर्सन कितना दुखी हो रहा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, फटाफट से उठ जाएगा और आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करने लग जाएगा उसके ऊपर और जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। इससे आपके लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाएँगे और सिम्पटम्स कैसे आएँगे, जैसे कि कफ होगा, फीवर आएगा, नाइट स्वेटिंग होना, बॉटम में ब्लड आ जाना, वेट का लॉस होना, ये कुछ जनरल से सिम्पटम्स दिखेंगे आपके टीबी की शुरुआत में, ठीक है? कैविटी फॉर्मेशन, एज़ अ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय द लंग्स टिश्यू, जैसे-जैसे बैक्टीरिया लंग्स के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा, तो वहाँ पर एक होल कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे गड्ढे से बन जाएँगे। इन दिस कैविटीज़ में कंटेन टीबी बैक्टीरिया, तो इन कैविटीज़ के अंदर आपके टीबी के बैक्टीरिया प्रेज़ेंट हो सकते हैं। स्प्रेड टू अदर ऑर्गन समटाइम, कभी-कभी टीबी का बैक्टीरिया आपके लंग्स को डैमेज करके और ऑर्गन्स में भी फैल जाता है, ठीक है? जैसे फ्रॉम लंग्स बैक्टीरिया ट्रैवल करता है ब्लड और लिम्फ के थ्रू, और इनफैक्ट क्या करता है, आपकी किडनी को, बोन्स को, ब्रेन को, लिम्फ नोड्स को। तो जब आपके पल्मोनरी, मतलब कि पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है? अगर आपके लंग्स के अलावा वो किसी और ऑर्गन को डैमेज करे, जैसे किडनी, बोन्स, ब्रेन, लिम्फ नोड्स, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है? एक्स्ट्रा मतलब उसके अलावा। तो पल्मोनरी के अलावा अगर किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। फिर है स्प्रेड टू अदर पीपल व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, फिर वापस से जो हेल्दी पर्सन के अंदर टीबी आ गया था, जब वो खांसेगा तो ये बैक्टीरिया वापस से एयर में आ जाएँगे और ये साइकिल फिर रिपीट होगी। फिर कोई अदर पर्सन इन्हेल कर देगा और ये फैल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी पैथोजेनेसिस होती है टीबी की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉच फिनोमेना। आप टीबी कहीं पे भी पढ़ोगे तो उसके बारे में पढ़ोगे। एग्ज़ैक्टली ये होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको डिस्कवर करा था आपके रॉबर्ट कॉच ने। ये वही साइंटिस्ट है जिसने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर करा था, तो उन्होंने ये फिनोमेना भी दिया था। ये फिनोमेना क्या था? कब उन्होंने करा और उन्होंने क्यों डिस्कवर करा इसको? उन्होंने इसलिए डिस्कवर करा क्योंकि उन्हें ये देखना था कि इम्यून सिस्टम, जब कोई टीबी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? दूसरा, एक तो ये, दूसरा कि उन्हें ये जानना था कि इसका क्योर क्या है, मतलब इसका इलाज क्या है और हम वैक्सीन कैसे बनाएँगे टीबी की, कि किसी पेशेंट को कभी टीबी होए ना, वो पहले से उसको वैक्सीनेटेड हम कर लें, या टीबी होने के बाद में हम कुछ इंजेक्शंस दे सकें। ये इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे? क्योंकि ये साइंटिस्ट को इसने बहुत मदद करा था टू डेवलप मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। आज के टाइम पे आप अगर टीबी का टेस्ट कराने जाओगे तो मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ही होता है। तो साइंटिस्ट ने ये टेस्ट कैसे डेवलप करा, जब उन्हें कॉच फिनोमेना के बारे में पता लगा जो रॉबर्ट कॉच ने आइडेंटिफाई करा था। उसी ने आगे जाके साइंटिस्ट को इसको और डेवलप करने में मदद करा, क्योंकि हम टीबी को यूज़ करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये कॉच एक्सपेरिमेंट क्या था? रॉबर्ट कॉच ने कोई एक्सपेरिमेंट तो करा ही होगा, उससे उन्होंने कॉच फिनोमेना दिया था। वो क्या था? उन्होंने गुनिया पिग लिया था। गुनिया पिग एकदम छोटा-सा पिग होता है जो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप इसकी इमेज गूगल पे देखना, ठीक है? तो गुनिया पिग इज़ इंजेक्टेड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रॉबर्ट कॉच ने एक गुनिया पिग लिया था जिसमें स्मॉल अमाउंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इंजेक्ट कराया था, ठीक है? तो जो गुनिया पिग था उसमें माइल्ड-माइल्ड सिम्पटम्स आ रहे थे, थोड़े बहुत सिम्पटम्स आ रहे थे और डेवलप टीबी स्लोली ओवर टाइम, और वक़्त के साथ-साथ उस गुनिया पिग ने अपने अंदर टीबी को धीरे-धीरे डेवलप कर लिया था। कुछ समय बाद, 2 से 4 हफ्तों बाद, जो गुनिया पिग था उसका इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव बन गया था, ठीक है? इट हैज़ नाउ सीन टीबी बैक्टीरिया एंड रिमेंबर इट। अब गुनिया पिग कुछ समय बाद में उसके इम्यून सिस्टम को पता लग गया था कि ऐसा कोई एक बैक्टीरिया है और अगर इन फ्यूचर ये कभी आएगा तो मुझे इस पे अटैक करना है, ठीक है? जब कोई एक बार बैक्टीरिया आपकी बॉडी में फॉर द फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होके, उसमें हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को रिमेंबर कर सकता है। उसमें क्षमता होती है कि वो किसी चीज़ को याद करके रख सकता है, ठीक है? तो जैसे ही पहली बार उन्होंने गुनिया पिग में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इंजेक्ट करा, तो माइल्ड सिम्पटम्स आए और टीबी डेवलप हुआ टाइम के साथ-साथ, ठीक है? उसके बाद में 2 से 4 हफ्ते बाद में गुनिया पिग के इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो गया और उस बैक्टीरिया को उसने याद रख लिया, ठीक है? उसके बाद में कॉच ने उसी बैक्टीरिया को वापस इंजेक्ट करा गुनिया पिग के अंदर, ठीक है? मतलब जिसमें पहले इंजेक्ट करा था ना, उसी के अंदर वापस से
उन्होंने टीबी बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा। 1 से 2 दिन के बाद जो इंजेक्टेड साइट थी, जहाँ से उन्होंने टीबी बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया था, वहाँ पर रेडनेस आ गई, स्वॉलन आ गया, सूजन आ गई और बहुत हार्ड हो गई वो जगह, ठीक है? और वहाँ पे कभी-कभी अल्सर भी बनने लगे थे। अल्सरेट का मतलब हो गया कि कभी-कभी वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको अल्सरेट बोलते हैं, ठीक है? कोच ने नोटिस करा कि भई पहले हमने एक बार जब फर्स्ट टाइम डाला तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार डाला तो इन इन जो इंजेक्टेड साइट थी उसमें 1 से 2 दिन के अंदर रेडनेस आ गई, सूजन आ गई, वो जगह हार्ड बन गई, वहाँ अल्सर बन गए और एक स्ट्रॉन्ग सी रिएक्शन दिख गई, ठीक है? इस रिएक्शन ने ये प्रूव करा कि हमारी बॉडी मेमोरी जनरेट करती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है। यही मतलब हुआ ना इसका कि पहली बार तो उसको समझने में टाइम लग गया, पर जब दूसरी बारी वो सेम पार्टिकल बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। तुरंत वहाँ पर सूजन, स्वेलिंग वगैरह ये सब आ गई, रेडनेस हो गई, ठीक है? तो इसी को उन्होंने कॉच फिनोमेना कहा था, ठीक है? तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक पेशेंट है, ठीक है? उसकी बॉडी में एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया इंजेक्ट हो गए। अब आपको कुछ-कुछ सिम्पटम्स आने लग गए जैसे कफ, कोल्ड, नाइट स्वेटिंग ये वो और आपके स्पूटम में ब्लड आने लग गया, तो डॉक्टर बोलेगा भाई टीबी का टेस्ट करा लो, ठीक है? तो अगर वापस से वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजेक्ट करे जाए, तो इम्यून सिस्टम जब पहली बारी एयर के थ्रू आपकी बॉडी में आया था ना, तो वो उसको डिटेक्ट कर चुका था कि ऐसा कोई बैक्टीरिया बॉडी में आएगा तो ये है। अब सेम बैक्टीरिया जब वापस आएगा तो हमारी बॉडी उसको अपोज़ करके कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएगी। तो इससे साबित हो जाएगा कि हाँ, टीबी बैक्टीरिया ही है। ये कॉच फिनोमेना उन्होंने दिया था और कॉच एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गुनिया पिग को ऐसे यूज़ करा। अब मॉन्टेक्स टेस्ट जो है, मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है, उसका बर्थ कैसे हुआ, वो कैसे आया, ठीक है? कॉच फिनोमेना को एज़ अ बेस मान के, ठीक है? चार्ली मॉन्टेक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे एंड मोर उन्होंने एक और प्रिसाइज़ और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड को डेवलप करा था, ठीक है? कॉच फिनोमेना को ही नज़र में रखते हुए चार्ली मॉन्टेक्स जी ने एक और नया एक्सपेरिमेंट, एक मेथड जनरेट करा, ठीक है? इन्होंने 0.1 एमएल प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन जो होता है, उसको इंजेक्ट कराया। अब प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट डज़ नॉट कंटेन लाइव बैक्टीरिया, सो इट कैन नॉट कॉज़ एनी इन्फेक्शन, ठीक है? तो प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर से इंजेक्ट करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है, निकाला जाता है। ये लाइव बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होती, ठीक है? तो अगर बैक्टीरिया लाइव होगा तो किसी पेशेंट में आप इसको डालोगे तो ऑब्वियसली उसको टीबी हो जाएगा। बट अगर आप उसमें प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन प्रोटीन डालोगे तो ये सिर्फ़ एक ऐसी फॉर्म है जो पेशेंट को पेशेंट में टीबी को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी, ना कि उसको टीबी कॉज़ करने में, ठीक है? तो इन्होंने 0.1 एमएल प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन को प्रिपेयर करा, जो कि एक प्रोटीन होता है जो हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में से इंजेक्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया की लाइव फॉर्म नहीं होती तो इससे पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता। तो 0.1 एमएल प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करा जाता है पेशेंट के फोरआर्म में इंट्राडर्मिनली, ठीक है? ठीक है? हम पेशेंट के फोरआर्म में उसको इंटरडर्मिनली इंजेक्ट कराएँगे, ठीक है? इफ अ पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू टीबी बिफोर, अगर उस पर्सन को कभी पहले टीबी हुआ होगा, तो वहाँ पर जो भी इंजेक्टेड साइड है मतलब फोरआर्म में जहाँ पर भी आपने वो इंजेक्शन करा है, ठीक है? तो उसके आस-पास ऐसे गोला बना देते हैं और ऐसे कहते हैं कि 48 से 72 घंटे के बाद आप आना, तो उस पेशेंट के अगर उस मार्क्ड एरिया में रेडनेस, स्वैलन वगैरह आ गई, मतलब उसको टीबी है फॉर श्योर कन्फर्म, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको इन शॉर्ट अपन बोलते हैं टीएसटी, ठीक है? चार्ली मॉन्टेक्स ने इसको डेवलप करा था कॉच फिनोमेना की हेल्प से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम सैंपल कलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ से आपका लैब डायग्नोसिस स्टार्ट हो चुका है। ये हेडिंग रह गई है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है? अब इसका लैब डायग्नोसिस कैसे है देखो। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन बेस्ड ऑन के कहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है कि पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर पल्मोनरी टीबी है तो हम स्पूटम कलेक्ट करेंगे, ये सबसे मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन है जो हम एक वाइड माउंट कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। अगर जब स्पूटम अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम लैरेंजियल स्वाब या फिर फेरेंजियल स्वाब यूज़ करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो प्रेज़ेंट है ही, ठीक है? दिस इज कलेक्टेड इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर पल्मोनरी लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है तो उस कंडीशन में हम स्पूटम का सैंपल लेंगे, नहीं अवेलेबल है तो लैरेंजियल या फिर फेलेंजियल स्वाब लेंगे। उसके बाद में सीएसएफ का सैंपल हम लेंगे अगर मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है मतलब ब्रेन में पहुंच गया है तो,
मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल लेंगे हम यूरिन का, अगर रीनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो ये सब आपके आ रहे हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, ठीक है। उसके बाद में अगर टिश्यू ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, किसी टिश्यू में वो घुस गया, तो हम बायोप्सी करेंगे फॉर श्योर कि टिश्यू का पीस निकालेंगे लिविंग बॉडी में से। उसके बाद में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम करेंगे, ठीक है। स्मेयर बनाएंगे टीबी की कॉलोनीज में से और उसकी एएफवी स्टेनिंग करेंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया की जो हम करते हैं, और उसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी ग्रोथ कराएंगे, उसके बाद में बैक्टीरिया की स्टेनिंग करेंगे, स्लाइड बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये बैक्टीरिया आपको ब्राइट रेड कलर के दिखेंगे विथ ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिमेन, इट इज डन इफ द स्पेसिमेन इज इन स्मॉल अमाउंट। हम कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन कब करते हैं, ये एक अलग ही टॉपिक आ गया, ठीक है। हम कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन जब करते हैं जब स्पेसिमेन का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द रिमूवल ऑफ कंटामिनेट फ्रॉम द स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन में अगर किसी भी तरह का कंटामिनेंट आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पिट्रॉफ्स मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये पिट्रॉफ मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। ये एक लैब टेक्निक होती है जो हम यूज करते हैं टू कंसंट्रेट एंड क्लीन अप स्पूटम सैंपल। स्पूटम सैंपल को कंसंट्रेट करने के लिए और बिल्कुल क्लीन अप करने के लिए, कंटामिनेंट्स को निकालने के लिए, बिफोर हम टेस्टिंग करते हैं टीबी बैक्टीरिया की, ठीक है, फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कल्चर, ठीक है। इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स मेक द बैक्टीरिया इजियर टू सी एंड ग्रो इन कल्चर। अब पीट्रोव मेथड से क्या होता है कि आपने सैंपल लिया, उसको पीट्रोव मेथड से ट्रीट करा, तो मेथड के थ्रू क्या होगा, टीबी बैक्टीरिया को छोड़ के जो भी कंटामिनेंट्स उसमें प्रेजेंट है वो सब रिमूव हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया को देखना इजी हो जाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। टीबी वैक्टर here grows slowly and are hidden in the mucus and other stuff in the sputum। तो टीबी बैक्टीरिया होता है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, आपके म्यूकस में छुपा हुआ होता है और स्पूटम के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पीट्रॉफ मेथड से इजी हो जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स किल अनवांटेड बैक्टीरिया एंड मेक टीबी बैक्टीरिया लुक इजियर। इससे जो अनवांटेड बैक्टीरिया अगर आ गए हैं तो उनको भी डिटेक्ट करना और मारना इजी हो जाता है और टीबी बैक्टीरिया को देखना इजी हो जाता है। अब पिट्रॉफ मेथड के स्टेप्स क्या-क्या हैं कि किन मेथड से हम इसको करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करोगे, ठीक है? और उसमें NaOH को ऐड करोगे जो कि बैक्टीरिया, जो भी बचे हुए बैक्टीरिया उसको किल कर देगा और आपके म्यूकस को लिक्विडिफाई करने में हेल्प करेगा ताकि टीबी बैक्टीरिया जो छुप रहे हैं वो बाहर आ जाए, ठीक है? तो देखो ये आपका सैंपल लिया, उसमें NaOH को ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद में मिक्स करेंगे और वेट करेंगे, ठीक है। मिक्स और वेट और इंक्यूबेट करने के बाद में कुछ 15 से 30 मिनट बाद हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे टू कलेक्ट द सॉलिड पार्ट, जिसको हम पैलेट या फिर सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। मैं पैलेट और सेडिमेंट का मतलब आपको फिर से समझा देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे ही आप स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करोगे और उसमें NaOH डालोगे तो जिससे क्या होगा, जितने भी बचे कुचे टीबी के अलावा बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे और म्यूकस लिक्विडिफाई हो जाएगा। लिक्विडिफाई होना जरूरी क्यों, बैक्टीरिया इसमें छुप जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सैंपल को मिक्स करेंगे अच्छे से, NaOH है ना उसके अंदर, और वेट करेंगे ताकि फालतू चीजें सारी मर जाए, और 15 से 30 मिनट के लिए वेट करने के बाद में हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि जो भी सॉलिड पार्ट है, जो कि सेडिमेंट है, जो कि नीचे आके बैठ जाता है, सेंट्रीफ्यूज करके जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाती है और फालतू चीजें ऊपर आ जाती है। तो हम सुप्रानेंड को, जो देखो जो भी ऊपर आते हैं उसको हम सुप्रानेंड बोलते हैं, और जो नीचे बैठता है उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं पैलेट, ठीक है। तो सुप्रानेंट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और सेडिमेंट को हम यूज कर देते हैं कल्चर वगैरह लगाने के लिए, जिससे सैंपल कंसंट्रेटेड बन जाता है और उसमें से कंटामिनेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। करने के बाद में हम उसको वॉश करेंगे और यूज करेंगे। फोर्थ इमेज में क्या है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हम उसको प्लेट में लगा सकते हैं और कल्चर, तो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि उसमें से सारे भी कंटामिनेंट्स निकल चुके हैं ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा मॉलिक्यूलर टेस्ट है, उसमें हम पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया का डीएनए डिटेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया के डीएनए से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही है, क्योंकि हर बैक्टीरिया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए है तो सबका अलग ही होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye bye and take care.